हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक वेव ऑप्टिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अच्छा, डिफ्रैक्शन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? हमारे पास दो वेव्स होती हैं, दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जाके जब सुपर इम्पोज होती है तो वहां पे नया इंटेंसिटी मिलता है, तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है हमारा इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? डिफ्रैक्शन में हमारे पास सिंगल वेव होती है। मान लें कि ये हमने बनाया हुआ यहाँ पे एक वेव फ्रंट, ये हमारे पास एक सिंगल वेव है। जब हम इस वेव को एक स्लिट से पास करते हैं PQ से, और उसके बाद उस लाइट को हम जब स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न कैसा दिखाई देता है कि इस PQ के सामने का जो रीजन है वहां पे तो अपने को लाइट रे बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी की दिखाई देती है, और उसके साथ साथ उसके आसपास का जो रीजन है उस रीजन में भी अपने को थोड़ा लाइट की इंटेंसिटी दिखाई देती है। तो जब लाइट रे को हम नैरो स्लिट से पास करते हैं तो वो स्प्रेड होना शुरू होती है। बस उसी स्प्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिख दिया है मैंने। अच्छा, अब डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? हमारे सिलेबस में डिफ्रैक्शन दो टाइप के हैं, पर एक ही अपने को पढ़ना है, दूसरा आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, सिलेबस में ऑब्वियस सी बात है एक ही रहा। फिर तो हमारा डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जब हमारा लाइट सोर्स और स्क्रीन दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन ये दोनों जब फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, ओके, फाइनाइट डिस्टेंस, तो ऐसे डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। जब हमारा लाइट सोर्स और स्क्रीन, इसको हम लोग लिख देते हैं स्क्रीन, जब हमारा लाइट सोर्स और स्क्रीन दोनों अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाए तो वैसे डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अपने को फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही पढ़ना है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, जल्दी से उतार लो। चाहो तो इन दोनों का डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिख लेना। चलो, तो अब हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। अब बेसिक बात है, हम लोग सोर्स को इनफाइनाइट पे जाके तो नहीं रख के आएंगे, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे वो चीज देखते हैं। अच्छा, एक बात हम क्लियर जानते हैं, अगर हम लोग सोर्स को इनफाइनाइट पे रखे के आए तो उसकी वजह से जो लाइट रेस आएगी वो पैरेलल आएगी, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पैरेलल लाइट रेस चाहिए। कैसे बनाते हैं हम इधर देखते हैं। ये हमारे पास हमारी स्लिट हो गई, हमने यहाँ पे एक सोर्स रख दिया। अब इस सोर्स से जो लाइट रे आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल लाइट रे के लिए हमने क्या करा, इसके सामने एक लेंस रख दिया। तो अब जो लाइट रे इससे पास होगी वो लाइट रे कैसी आएगी हमारे लिए, पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, पैरेलल भी। ये बात ठीक है। अच्छा, अगर लाइट रे मुझे पैरेलल चाहिए लेंस के पार, तो मुझे इस सोर्स को इस लेंस की फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा। ये बात ठीक है, ओके। चल, अब यहां से हमारी पैरेलल लाइट रेस आई। अब इनकी वजह से अपने को स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है, तो हमको वापस से एक और यहाँ पे लेंस रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो लाइट रेस आई ये सब की सब वापस से किसी पॉइंट पे जाके डाइवर्ज हो। ये जो लाइट रे आ रही है ये किसी पॉइंट पे जाके डाइवर्ज हो, ओके। अब अपने को यहाँ पे किसी पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। क्लियर है? ये हमारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का सेटअप है। जल्दी से इसको नोट कर लो। ये है हमारे लिए स्लिट, लेंस टू स्क्रीन। अच्छा, अब यहां से पैरेलल लाइट रे अगर स्क्रीन के ऊपर जाके क्या बोलते हैं डाइवर्ज हो रही है या उस पॉइंट पे जाके मीट कर रही है सारी की सारी, तो बेसिक बात है ये स्क्रीन भी L2 के फोकल लेंथ पे रखा होगा। तो ये दोनों चीजें चाहो तो नोट कर लेना। जल्दी से डायग्राम बना लो, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन फाइंड करते हैं। हमने अपना जो डायग्राम था उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बना लिया। हमारे पास हमारा PQ ये स्लिट हो गई, सामने स्क्रीन रख दी। स्क्रीन की और इनकी डिस्टेंस d है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का, और स्लिट का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। क्लियर है ये बात? हमारे पास यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है O, इस O पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसकी कंडीशन फाइंड करनी है। चलो तो फाइंड करते हैं।
सबसे पहले डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमा को लोकेट करना आसान होता है कंपेरेटिव टू लोकेटिंग मैक्सिमा। तो सबसे पहले मिनिमा को लोकेट करते हैं। फर्स्ट मिनिमा, लोकेटिंग फर्स्ट मिनिमा। अच्छा, जब हम डिफ्रैक्शन में जब हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा लोकेट करते हैं तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। वो ट्रिक कुछ ऐसी है, हम क्या करते हैं, इस स्लिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट मैक्सिमा लोकेट करने के लिए। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया बिल्कुल इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया M। ठीक है, तो ये M हो गया अपना बिल्कुल मिड वाला पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, स्लिट into two equal part। अब इसके बाद अपने को पॉइंट मिल गया। अब हम क्या बात बोल रहे हैं, इस P से M के बीच में अपने को एक पॉइंट मिलेगा M1 और इस M और Q के बीच में एक और पॉइंट होगा M2, सच दैट इन दोनों के बीच का सेपरेशन अपने को d/2 मिले। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना मिले अपने को, d/2। M1 से M2 के बीच का जो डिस्टेंस और सेपरेशन होगा वो होगा d/2। अब इस M2 से एक रे पास करेगी और O पे आएगी, दूसरी रे हमारी M2 से M1 से एक रे O पे आएगी और दूसरी रे M2 से हमारी O पे आएगी। ये एंगल जो अपने को दिया गया है, ये एंगल अपने को थीटा दिया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है ये बात? ओके, चलो, तो ये दोनों रे O पॉइंट पे कैसे इंटरफेयर करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी मिनिमा के लिए। ये बात हम यहां पे लिख सकते हैं, टेक 2 पॉइंट्स M1 and M2 such that separation between them is d/2। देख यहां पे अब कॉन्सेप्ट समझ, हमने इसको दो इक्वल पार्ट में क्यों ब्रेक किया। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेव फ्रंट आ रहा है उस वेव फ्रंट को हम बहुत सारे छोटी छोटी रेस के टर्म में ब्रेक कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ मान ले कि जो स्लिट होगा, स्लिट में से मान ले 5 या 10 मान लेते हैं, 10 वेव्स पास करी। ओके, तो हमने क्या करा, जो M1 पे जो रे होगी उसके करस्पॉन्डिंग एक नीचे की तरफ वेव होगी, 5 वेव ऊपर से पास करेगी, 5 वेव नीचे से पास करेगी। तो ऊपर से जो तीसरी वेव है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ तीसरी वेव जो होगी, वो दोनों वेव हमारा P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। कैसा इंटरफेरेंस करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। यहाँ पे जो पहली वेव होगी P से पहली वेव, और इस M से जो पहली वेव होगी वो भी वहां जाके कैसा इंटरफेरेंस करेगी, डिस्ट्रक्टिव करेगी। बात समझ में? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं मिनिमा फाइंड करने के लिए। चल, अब अपने को पाथ डिफरेंस पता चल जाए। पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू λ/2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस M1 और M2 से जो रे जा रही है उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो लिख सकते हैं हम लोग M2O माइनस का M1 इंटू O। अब ये पाथ रेफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस M1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस M2O पे। क्लियर है ये बात? और इस पॉइंट को हम अभी के लिए नाम दे देते हैं X। सो M1 से O का डिस्टेंस और X से O का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, M2 से X के इक्वल। सो डेल्टा X इज इक्वल्स टू M2 इंटू X। M2 इंटू X हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। देख, अगर ये वाला एंगल मेरे लिए थीटा है, तो अगर हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्री से, तो ये वाला एंगल अपने को थीटा मिलता है। ये जो एंगल बनाया हुआ है छोटा, ये वाला एंगल अपने को मिलेगा थीटा। अब इस ट्राइंगल में देख, M1 M2 X, इसमें M1 M2 मेरे लिए हाइपोटेनियस हो गया और M2 X मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के हम M2X फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल M1 M2 X साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं M1 M2, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं d/2, सॉरी नॉट M1 M2, M2X परपेंडिकुलर
सो m2x अपॉन d/2, यहां से तुझे m2x का वैल्यू मिला, कितना मिला? सो m2x इज इक्वल्स टू d/2 साइन थीटा, कितना मिला? d/2 साइन थीटा। पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब ये इक्वेशन हमारी 1, ये इक्वेशन हमारी 2, दोनों को इक्वेट करके हम लोग अपना इसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो करें जल्दी से सॉल्व इसको आगे, चल कर जल्दी से। तो λ/2 इज इक्वल्स टू d/2 साइन थीटा। तो हमने लिखा अपना λ/2 इज इक्वल्स टू d/2 साइन थीटा। तो यहां से मुझे लैम्डा इज इक्वल्स टू मिला d साइन थीटा। ओके, अब ये जो एंगल जो है थीटा, ये हमारे लिए बहुत ही स्मॉल है, तो हम साइन थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं? थीटा के इक्वल। सो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और लैम्डा कितना मिला अपने को? d टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा मिल गया अपने को λ/d। थीटा इज इक्वल टू λ/d का मतलब क्या है? अपने को पहले मिनिमा की लोकेशन मिल गई। पहले मिनिमा की लोकेशन क्या होगी? जब थीटा हमारा λ/d के इक्वल हो। सेकेंड, हम लोग अगर सेकेंड मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है, तुझे यहां से कुछ पैटर्न दिखा होगा, यहां से देख, यहां पे जब भी हमारे लिए पाथ डिफरेंस और d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा हो, ये कंडीशन होगी हमारे लिए मिनिमा की। किसकी कंडीशन होगी ये हमारे लिए? मिनिमा की। अगर ये मिनिमा की कंडीशन है तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी? d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2n+1 λ/2, ये होगी हमारी कंडीशन मैक्सिमा के लिए। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। हम मिनिमा को लोकेट करते हैं। फर्स्ट मिनिमा को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लिट को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं। अच्छा, अगर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा करना है, जो कि मैं केस नहीं कर रहा हूं अभी, अगर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा को लोकेट करना है तो हम इस स्लिट को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे। कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे। फिर उसमें अपने को m1 m2 ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे कि उन दोनों के बीच का सेपरेशन d/3 हो। कितना हो? d/3। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो d/3 जैसे अपने को पाथ डिफरेंस d/3 मिल गया, फिर हम उसका पाथ डिफरेंस लिखेंगे। पाथ डिफरेंस कैसे लिखा हम लोगों ने? यहाँ पे d/2 साइन थीटा आया, तो वहां पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा? d/3 साइन थीटा। ये बात यहां तक समझ में आई? d/3 साइन थीटा विल बी इक्वल टू, फिर हम लगाएंगे अपनी मैक्सिमा की कंडीशन। मैक्सिमा की कंडीशन विच इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। उस तरीके से हम लोग अपना फर्स्ट मैक्सिमा के लिए उसको लोकेट कर पाएंगे और उसकी पोजीशन फाइंड कर पाएंगे, थीटा फाइंड करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो इन चीजों को उतार लो। चलो अगर हम अपना ये अप्रोक्सीमेशन कंटिन्यू करते हैं तो हम मिनिमा का पोजीशन कैसे निकालेंगे? हर मिनिमा के पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं? सो थीटा इज इक्वल्स टू n λ/d फॉर ऑल द मिनिमा। और मैक्सिमा के लिए क्या कर सकते हैं? यहां पे देख थीटा लिख सकते हैं, तो d से इसको डिवाइड कर देते हैं। सो मैक्सिमा की कंडीशन हम लोग इधर लिखते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2d। ये लोकेशन होगी हमारे लिए मैक्सिमा की। चलो जल्दी से इन चीजों को, इन दोनों चीजों को भी नोट कर लो। चलो, तो जब हम अपना डिफ्रैक्शन में जब हम इंटेंसिटी वेरिएशन दिखते हैं तो अपने को इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो हमारा जो स्लिट है, स्लिट के सामने अपने को बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी दिखाई देती है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके आसपास अपने को कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पे इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। सेम पैटर्न अपने को ऊपर की तरफ भी दिखाई देता है। क्लियर है? बीच में होता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा बता कौन सा होगा? ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये फर्स्ट मिनिमा होंगे। फर्स्ट मिनिमा, इसके ऊपर दिस वन इज अवर फर्स्ट मैक्सिमा।
सिमिलरली दिस वन इज फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। जैसा इंटेंसिटी ऊपर होता है वैसा ही इंटेंसिटी हमारा नीचे की तरफ होता है, और ये बिल्कुल बीच में से यहाँ पे हमारा पॉइंट है O, जो कि उस स्लिट को बिल्कुल इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है। क्लियर है ये बात? जो स्लिट का जो सेपरेशन है वो अपने को D गिवन है। अच्छा, अब जो सामने जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान ले कि जो हमारी इंटेंसिटी जो अपकमिंग रेज है और इंसिडेंट रे की जो इंटेंसिटी है वो अगर I नॉट है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, I इज गिवन बाय I नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। इट इज I नॉट अपॉन साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसा तुमको याद रहे वैसा याद रखना, I नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी तुमको फॉर्मूला अच्छा लगे वो याद रखना। ये बीटा क्या है? बीटा हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पाई डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये होता है हमारे लिए बीटा। चलो, तो इसको भी जल्दी से हम लोग अपना ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। थीटा क्या होगा? मान ले कि ये पॉइंट है तो उसका यहाँ से एंगल। क्लियर है ये बात? अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख देना, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारे लिए इंटेंसिटी। अब अपने से यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसका थिकनेस कितना है। सो थिकनेस और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, तो हम देख विड्थ फाइंड करने के लिए हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग y बोल देते हैं। मतलब फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन क्या होगा, तो मेरा टोटल जो विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस y, 2y। तो थिकनेस और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 2y। अगर हम y निकाल लेते हैं तो हमारे लिए 2y भी निकालना आसान हो जाएगा और विड्थ निकाल लेंगे। चल, फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन थीटा कितना आया था हमारे लिए, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या आया था मेरे लिए, थीटा आया था लैम्डा बाय ए, मेरे ख्याल से लैम्डा बाय डी, सॉरी, तुमको सबको याद होगा लैम्डा बाय डी अभी निकाला। तो यहां से जो एंगल बन रहा है ये एंगल मुझे थीटा पता है। ओके, तो इसमें हम लोग tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ओ, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूं P, तो सेंटर वाला इसमें और इसमें हम लोग अपना राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और y निकाल सकते हैं। बता क्या हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज y बाय डी। ओके, थीटा को हम लोग वापस से लिख सकते हैं क्या, थीटा को, tan थीटा को वापस थीटा की लिख सकते हैं। सो लैम्डा बाय डी इज इक्वल्स टू y अपॉन डी, सिंस थीटा इज स्मॉल सो tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। यहां से y निकाल, मैंने यहां पे गलती कर दी, कैपिटल डी आएगा। तो y अपने को मिला लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा which is 2 times of y. So width is equals to twice of y. So 2 lambda d upon d. Width of central maxima यहाँ पे कितना होता है, 2 lambda d upon d. ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इंटरफेरेंस के केस में विड्थ ऑफ मैक्सिमा कितना होता था, तुझे याद हो तो वो हमारा बीटा के इक्वल होता था फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ पे ट्वाइस होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका थिकनेस ट्वाइस होता है। याद रखने वाली बात है, याद रखो, जल्दी से उतार लो इन चीजों को। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।